अदृश्य की आड़ के पीछे छुपी हैं कुछ ऐसी सुरंगें जो अपने गुप्त रास्तों से शब्दों की जन्म कथा तक ले जाती हैं। श्रीमान राजेश जी जोशी का यह कथन शब्दकोश की महत्ता के बारे में है कि एक शब्दकोश जो है हमें शब्दों की जन्म कथा तक किस प्रकार से ले जाता है। तो शब्दों की जन्म कथा यानी कि शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, शब्द विशेष का अर्थ क्या है, शब्द विशेष की जो पहचान है वो क्या पहचान है। तो इस संदर्भ में हमें पूरी जानकारी लेने के लिए शब्दकोश के जो नियम हैं, गुप्त रास्ते हैं, उन रास्तों के बारे में उन नियमों के बारे में हमें पूरी जानकारी होना जरूरी है। हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम। हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम क्या रहता है, इस संदर्भ में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी वर्णमाला और हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम क्या रहता है। अगर आपको यह लगता है कि हिंदी वर्णमाला और हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम एक जैसा रहता है तो अभी आपको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अपन ये ऐसे सोचते हैं कि जैसे इंग्लिश में अंग्रेजी में वर्णों का जो क्रम रहता है उसी संदर्भ में उसी तरह से हमें डिक्शनरी में शब्द जो है अल्फ़ाबेटिकली देखने को मिलते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में कुछ बदलाव है। बदलाव क्या है, वो यह है कि हिंदी वर्णमाला की जो शुरुआत है वो होती है अ से, मतलब अनपढ़ से होती है शुरुआत और बनाती है क्या, ज्ञ से हमें ज्ञान देती है। ज्ञानी बाबा हमें बना के छोड़ती है, हमें ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला की जो शुरुआत है वो होती है अ से। लेकिन अगर हमें हिंदी की डिक्शनरी में, हिंदी शब्दकोश में किसी शब्द को ढूंढना हो, उसके लिए जो उसकी शुरुआत होती है, हिंदी शब्दकोश की जो शुरुआत होती है उसमें सबसे पहले किस वर्ण के शब्द आपको देखने को मिलेंगे, तो उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है अनुस्वार से। किससे होती है? अनुस्वार से। इसमें सबसे बेहद महत्वपूर्ण अंतर यही है कि हिंदी शब्दकोश की जो शुरुआत है वो होती है अनुस्वार से। उसके बाद आता है विसर्ग। उसके बाद अगर विसर्ग से अगर अह का मतलब कोई है शब्द बन रहा है तो उसके बाद आपको विसर्ग देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो वर्णमाला का क्रम जैसा है वर्णमाला का क्रम उसी तरह से हिंदी शब्दकोश में आपको सब देखने को मिलेंगे। जैसे हिंदी वर्णमाला का एक बार उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं। जैसे इसकी शुरुआत जो है अ स्वर से होती है। ठीक है, इसके बाद 11 स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ तक जो है 11 स्वर हो गए। स्वरों के बाद आता है अनुस्वार, उसके बाद आता है विसर्ग। लेकिन हिंदी शब्दकोश में इसके जस्ट अपोजिट है। अपोजिट क्या है कि जो है अनुस्वार पहले आएगा, उसके बाद आएगा विसर्ग के बाद जो है वो अस्वर आएगा। ठीक है, इसके बाद जो है 11 स्वर इसके बाद आ जाएंगे। इस हिसाब से 13 वर्ण पहली लाइन में हो जाएंगे। इसके बाद आएगा हिंदी वर्णमाला की तरह ही क वर्ग। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो शब्दकोश में आपको शब्द मिलना शुरू होंगे वो हमेशा अनुस्वार से शुरू होंगे। अनुस्वार के बाद आपको चंद्र बिंदु मिलेगा। ठीक है, जैसे ऐसा कोई शब्द हो जिसमें अनुस्वार भी हो और अनुनासिक शब्द भी हो, अनुनासिक भी हो साथ में। ठीक है ना, ऐसा कोई शब्द हो जिसमें अनुनासिक और अनुस्वार साथ में हो तो सबसे पहले आपको वर्णमाला में, जैसे शब्दकोश है ना, शब्दकोश में आपको अनुस्वार वाला शब्द पहले मिलेगा, उसके बाद मिलेगा आपको चंद्र बिंदु वाला, मतलब अनुनासिक वाला। ठीक है ना, तो क वर्ग में सबसे पहले आपको मिलेगा, जैसे इस प्रकार से मैंने दे रखा है कि यहाँ पे लिख रखा है, जो सबसे पहले आपको अनुस्वार देखने को मिलेगा। अनुस्वार के बाद जो है विसर्ग वाला देखने को मिलेगा। विसर्ग के बाद में क जो है वो सिंपल देखने को मिलेगा, मतलब इसके साथ अ स्वर जुड़ा हुआ होगा जो कऊ तक सेम चलेगा। कऊ तक सेम चलेगा। कऊ चलने के बाद में इसके बाद में पहले स्वर आएंगे, उसके बाद व्यंजनों की शुरुआत होगी। ठीक है, यह आपको मतलब अप्लाई करना है कि जैसे एक वर्ण ले लिया, एक पहले स्वरों की लाइन आएगी, स्वरों के बाद एक व्यंजन ले लिया। जैसे क वर्ग का मैंने पहला वर्ण ले लिया, क वर्ग का मैंने पहला वर्ण ले लिया क, उस पर मैंने जो है वो हिंदी शब्दकोश की जो है क्रम है, स्वरों का क्रम है, उसके स्वरों के अनुसार उसकी मात्राएं लगा दी। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे इस प्रकार से स्वरों की मात्राएं व्यंजनों पे लगती रहेगी। तो उसके बाद जो क वर्ग की जो शुरुआत है उसके सबसे पहले आएगा क, उसके बाद आ रहा है अपने संयुक्ताक्षर। ये सबसे बड़ी जो है नोट करने लायक बात है कि जो वर्णमाला में श, त्र और ज्ञ ये जो है वर्णमाला के एंडिंग में आते हैं, जबकि हिंदी शब्दकोश में जो है
इनकी जो जैसे जिस प्रकार से रचना होती है उसी प्रकार से उसी शब्द के पीछे आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपने देख सकते हैं कि जो क्ष है, क्ष, इसकी जो बनावट है वो बनता किससे है, जो है किस किस व्यंजन से मिलके बनता है, जो बनता है क से मिलके, क्ष से मिलके और अ से मिलके। ये मतलब तीन जो है व्यंजन, दो व्यंजन है और एक स्वर है, एक स्वर की मात्रा जो इसके पीछे लग रखी है। जिस वर्णों से, जिन वर्णों से मिलकर ये जो संयुक्ताक्षर बने हैं उसी शब्द के जस्ट पीछे उसका आएगा, नंबर आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दे रखा है, जैसे सबसे पहले क आ गया, उसके बाद क्ष। ये आपकी जैसे इनकी अगर तीनों की बनावट आपको पता चल गई तो इसका स्थान जो है क के बाद होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके जो निर्माण है क, श और अ से मिलके हुआ है, ठीक है ना। तो उसके बाद आएगा ख, ग और घ, ठीक है। और इसके बाद जैसे नॉर्मल हिंदी वर्णमाला की तरह चलते रहेंगे, च, छ, ज। ज के बाद क्या आएगा, जैसे ये है ज्य, ज, ज्य। ये किस किस से मिलके बना है, किसके मेल से बना है, ज और य के मेल से बना है। तो इसका स्थान कहाँ पे होना चाहिए, ज के जस्ट बाद होना चाहिए। ज के बाद जस्ट बाद है ज्य का स्थान, ठीक है ना। इसके बाद ज से जो है वो उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। और ट, ट वर्ग के बाद ट वर्ग के चारों वर्ण, ट वर्ग के चारों वर्ण। और त, त के बाद जो है वो तीसरा जो अपना है, तीसरा संयुक्त अक्षर जो है, संयुक्त व्यंजन जो है वो आ जाएगा त के बाद। त के बाद क्यों आएगा, क्योंकि त्र जो है वो बनेगा त व्यंजन से और र व्यंजन और इसके साथ आएगा अ स्वर आएगा, इससे बनेगा त्र, ठीक है। इसके बाद आएगा जो वर्णमाला का क्रम है वही रहेगा इसमें। इसके बाद जो है प, फ, ब, भ और म। इसके बाद जो है अंतस्थ वर्ण, उसके बाद श, श, स और ह, ये तीनों आ जाएंगे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जिस शब्द संयुक्ताक्षर की उत्पत्ति या जिसका निर्माण जिन शब्दों के मिलने से हुआ है उन्हीं शब्दों के जस्ट पीछे उनका क्रम भी होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी इसमें नोट करने लायक कि जो हिंदी वर्णमाला की जो शुरुआत है वो अ से मानी जाएगी, अ से होती है। और हिंदी शब्दकोश देखते हो अगर आप, उसमें अनुस्वार सबसे पहले आपको मिलेगा, अनुस्वार से जुड़े हुए शब्द आप सबसे पहले आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको मिलेंगे अनुनासिक वाले स्वर, अनुनासिक, जैसे अनुनासिक वाले जो है ना वो आपको उसके बाद मिलेंगे। और अनुनासिक के बाद आपको मिलेंगे विसर्ग वाले। अगर किसी शब्द की शुरुआत विसर्ग से हो जाती है, विसर्ग से शुरुआत तो नहीं हो सकती लेकिन अगर बीच में आ जाए, जैसे कि अतः आप लिखते हैं अतः, तो उसका क्रम शब्दकोश में कहाँ पे होगा, तो वो जस्ट अनुनासिक के पीछे आएगा। अनुनासिक के पीछे आएगा विसर्ग, विसर्ग के बाद में जो है स्वर आना स्टार्ट होंगे। स्वर के बाद आएगा अपने व्यंजन, और व्यंजन के बाद आएगा वो जो संयुक्त अक्षर है वो भी उन्हीं वर्णों के पीछे आएंगे जिनका मतलब जिनसे उनका मेल, उनका योग हुआ है, जिनसे मिलकर वो बने हैं। तो चलिए, आज वीडियो बनाने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैंने अपनी वीडियो में वॉइस दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको इस वीडियो के संदर्भ में ऑफिशियल जानकारी चाहिए, प्रामाणिक जानकारी चाहिए, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी, उस पर एक NCERT की बेहद शानदार इकाई है, उसका मैं आपको जो है PDF वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप उस PDF को अगर देखोगे एक बार तो उसमें आपको एक ऐसी परी की कहानी मिलेगी जिसमें एक छोटी सी बच्ची है, वो कोई किसी उपन्यास को पढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद उसको मैं मतलब उपन्यास पढ़ते उसके उपन्यास में एक ऐसा शब्द आता है जिसका उसको अर्थ पता नहीं है, ठीक है ना। फिर वो मतलब उसको उपन्यास पढ़ना बंद करके सोचते है, फिर एक शब्दलोक से, कहाँ से, शब्दलोक से एक परी आती है जो उसको एक अच्छी सी कहानी बताती है कि कहती है कि मतलब इसका अर्थ कैसे जानना है। वो उस शब्दकोश के बारे में पूरा बताती है। उस कहानी को आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी PDF जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी पर दे रहा हूँ। इससे आप शब्दकोश को किस प्रकार से देखना है और विश्वकोश और साहित्य कोश, इस प्रकार से जो कोश होते हैं, कोश मतलब जो खजाना, उसका जो है उत्पत्ति, उस मतलब कहाँ से निकला ये शब्द, उसके पूरे जड़ में जाना है तो आपको शब्दकोश के बारे में
उसके तह तक जाना होगा, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करनी होगी। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो तक, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।